हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और वहां से हमने स्टार्ट किया था वेरिएशंस देखना जो कि मेंडल के प्रिंसिपल से अलग है। पहली वेरिएशन जो हमने देखी थी वो थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को समझने से पहले थोड़ा बैक में जाते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। मेंडल ने हमें ये बताया कि जो भी F1 जनरेशन होगी वो रिजेंबल करेगी वन ऑफ द पेरेंट से। एक पेरेंट से तो उसे रिजेंबल करना ही है, ये हमें बताया मेंडल ने। लेकिन क्योंकि अब हम वेरिएशन देख रहे हैं, पहली वेरिएशन हमने देखी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये देखा कि F1 जनरेशन किसी पेरेंट से तो रिजेंबल नहीं करती, लेकिन वो अपना ही एक थर्ड फिनोटाइप लेके आती है जो कि पहले दो पेरेंट से कंप्लीटली डिफरेंट है। आज हम जो बात करेंगे वो है कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम में ही लिखा है को का मतलब है जो चीज साथ में प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट टुगेदर, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। तो इन कोडोमिनेंस ऐसा नहीं होगा कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट एक्सप्रेस नहीं करेगा या फिर ऐसा नहीं होगा कि रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा। दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप होगा वो दोनों का ही मिक्सचर होगा, या फिर मैं कहूं कि उसमें हमें दोनों के फिनोटाइप दिखाई देंगे, दोनों पेरेंट के, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, लेकिन F1 में मुझे दोनों पेरेंट के फिनोटाइप दिखाई देंगे। ये है कोडोमिनेंस। स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस हियर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो दो अलील्स प्रेजेंट हैं, टॉलनेस का सपोज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि एक थर्ड हमें फिनोटाइप देखने को मिलता है जो कि टॉल भी नहीं है, डॉर्फ भी नहीं है, लेकिन उसकी हाइट क्या है, इन बिटवीन। ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर मैं कोडोमिनेंस की बात करूं तो इसमें मुझे दोनों फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसके एग्जांपल्स लूंगी, उससे आपको ये थोड़ा और समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कोडोमिनेंस होता क्या है, उसकी एक बार हम थोड़ा डेफिनेशन और पॉइंट्स देख लेते हैं। कोडोमिनेंस में सबसे पहली चीज जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। है तो ये एक तरह की इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट्स से ही कोई चीज उसकी प्रोजेनी में आई है, मतलब पेरेंट से डॉटर में आना, दैट इज इनहेरिटेंस। तो है तो एक तरह की इनहेरिटेंस पैटर्न ही, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इनहेरिटेंस तो है लेकिन वो वेरिएशन भी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इन विच F1 resembles both the parent. This is a key word here, that the F1 generation is going to resemble both the parents. दोनों पेरेंट्स को ही वो रिजेंबल करेगी। यहाँ हमें पता चल गया डिफरेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जहां पे कि वो दोनों को ही रिजेंबल नहीं कर रही थी। आई होप अब आपको इसका डिफरेंस क्लियर है। F1 generation is going to resemble both the parents, that is both alleles of the parent, चाहे वो टॉलनेस या डॉर्फनेस हो या फिर हम फ्लावर कलर की बात करें, both the alleles expresses themselves, वो अपने आप को completely express करेंगे दोनों ही alleles, but when present together in a heterozygous condition, this is again a keyword here which students forget to mention. All of this is only possible when the F1 generation is present in a heterozygous condition. You will say, ma'am, it is very obvious that when we are going to take pure plants,
विद प्योर कैरेक्टर्स, तो F1 जनरेशन तो हेट्रोजाइगस होगी. आई नो, बट यू हैव टू मेंशन इट इन योर डेफिनेशन दैट इट इज ओनली गोइंग टू बी हेल्ड ट्रू जब वो प्रेजेंट होंगे एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में. तो ये है बेस हमारा कोडोमिनेंस का, जहां पे कि हमने ये देखा दोनों पेरेंट से रिजेंबल करेगी F1 जनरेशन, लेकिन सिर्फ तब जब वो प्रेजेंट होगी हेट्रोजाइगस कंडीशन में. और ये एक तरीके की वेरिएशन भी है जो कि हमें इनहेरिटेंस के थ्रू पता चलती है. चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो पहला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया है वो है कोट कलर इन कैटल. अगर मैं कैटल के कोट कलर की बात करूं तो वो है मेरा पहला एग्जाम्पल. कोट कलर का मतलब है स्किन कलर या फिर मैं बोल सकती हूँ फर कलर. सेकेंड एग्जाम्पल विच इज गिवन इन योर बुक इज ऑफ yes the AB blood grouping. This AB blood grouping we are going to take in detail when we will take multiple allelism. Yes, that's also a topic of your class 12, लेकिन ये मैं अभी डिटेल में नहीं लूंगी. I'll give you a brief for codominance. डिटेल में हम इसको करेंगे जब हम मल्टीपल एलिलिज्म करेंगे. Another example here could be of sickle cell anemia. ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर एंड नो मोर. लास्ट एंड मेनी एग्जाम्पल्स इन फैक्ट आर कुड बी ऑफ योर फ्लावर कलर एटसेट्रा. सो फॉर टुडे और वी कैन से इन योर बुक 2 आर मेंशन्ड. सो हम 2 ही करेंगे यहाँ पे. पहला है कोट कलर देखेंगे हम, उसमें किस तरह से कोडोमिनेंस दिखता है. दूसरी चीज हम देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग में. द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेक हियर इज ऑफ द कोट कलर इन कैटल. कोट कलर, as I told you, is the skin color of cattle. So can I say that this is the character that I am going to be taking? Yes. जैसा कि मैंने आपको बताया था, we are not going to skip anything. हम बेस के साथ ही हर क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे ताकि आपको वो चीज वहीं पे याद हो जाएगी. कोट कलर इज अ कैरेक्टर. तो हमें पता है हर कैरेक्टर के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं. इस कैरेक्टर के क्या एक्सप्रेशन है देखते हैं. कोट कलर जो हमें कैटल में देखने को मिलता है वो 2 तरह का होता है. पहला इज ब्लैक and the another one is white. Let's suppose black color is dominant, so we know that dominant is represented with capital letter and the recessive one is represented with a lowercase letter of the same letter. Okay, so this is how we are going to plot. Just remember these. Now I'm going to make a cross here for you. Okay, so the cattle colors were of 2 types. One was black represented by capital B. दूसरा जो हमने देखा था वो था white जिसको हमने represent किया था small b से. क्या मैं इन्हें बोल सकती हूँ कि ये मेरी पेरेंटल टाइप है? Yes. क्या ये मेरे पेरेंटल जीनोटाइप्स है? Yes. The next thing that I want here are my gametes. क्या मेरे gametes रहेंगे? तो in this case the gametes are going to be this and this. Again in this case the gametes are going to be this. अब next thing जो हम करते हैं वो है F1 जनरेशन निकालना. F1 जनरेशन हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. देखते ही हमें पता चल रहा है कि it is going to be of this type, heterozygous dominant, but we are not going to skip anything. Let's make a cross here. Let's make a Punnett square here. एक पेरेंट के गेमीट्स को हमने एक साइड पे रखा, सेकंड पेरेंट के गेमीट्स को हमने दूसरी साइड पे रखा. अब मैं इस Punnett स्क्वायर को जब सॉल्व करूंगी, ये सॉल्व करना अब आपको आ गया होगा. एक गेमीट हमने एक साइड से और इस तरह से उठा के सॉल्व किया. If I talk about the genotype and phenotype now, so the genotype here is this, heterozygous dominant. की जीन्स किस तरीके के हैं यहाँ पे. So the genotype are going to be heterozygous dominant. I always tell my students to write a key
इन योर आंसर्स, जब आप पेपर में भी करेंगे तो आप इस तरीके की की बनाएंगे, सो दैट व्हेन द एग्जामिनर सीज एट अ ग्लैंस उन्हें पता होगा कि बच्चे ने क्या किया है. सो ऑलवेज मेक द हैबिट ऑफ मेकिंग दिस की. नाउ we are having these heterozygous dominant offsprings. How many? 4 offsprings alive, which are all heterozygous dominant. Now I'll ask you that according to Mendel, यहाँ पे होना चाहिए था कि जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे और रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे. तो इस रूल के हिसाब से यहाँ जो मेरी ऑफस्प्रिंग्स थी उनका कलर होना चाहिए था ब्लैक, लेकिन इनका कलर यहाँ पे ब्लैक नहीं है. इन कोडोमिनेंस में जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जो F1 जनरेशंस में अब कलर देखने को मिला कैटल, वो कुछ था रोन कलर का, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है. इसमें होता ये है स्टूडेंट, सपोज दिस इज अ कैटल हियर. इन दिस कैटल देयर आर गोइंग टू बी पैचेस ऑफ बोथ द कलर्स. ब्लैक भी दिखेगा आपको यहाँ पे एंड व्हाइट इज ऑल्सो गोइंग टू बी विजिबल. व्हाइट एंड ब्लैक बोथ आर गोइंग टू बी विजिबल एट द सेम टाइम. सो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे कोडोमिनेंस की, दैट बोथ आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स? यस. सो दिस इज हाउ कोडोमिनेंस इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ कैटल, दैट चाहे हमने कंसिडर किया हो ब्लैक और व्हाइट के साथ, लेकिन F1 जनरेशन में जो हमें मिला वो ना तो ब्लैक था ना व्हाइट था, लेकिन एक अलग कलर हमें देखने को मिला जो कि मिक्सचर था दोनों कलर्स का, इन विच ब्लैक वॉज ऑल्सो देयर एंड व्हाइट वॉज ऑल्सो देयर. सो ये है कोडोमिनेंस. अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. आप चाहे तो इसका F2 भी बना सकते हैं. अगेन सिमिलरली F2 में भी आपको, चलिए मैं इसका बना के दिखाई देती हूँ. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. कैटल में आपको मैं दिखा देती हूँ बना के, सो दैट आपके लिए नेक्स्ट में इजी हो जाएगा बनाना. नाउ हमें जो F1 जनरेशन मिली थी वो इस तरह की थी, या B फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल b फॉर रिसेसिव. लेकिन अब ये ब्लैक कलर के ना होके हमें रोन कलर के दिखाई दे रहे थे. इसके गेमेट्स निकालते हैं. क्या गेमेट्स होंगे इनके? लेट्स सी. सो द गेमेट्स इन फर्स्ट केस आर गोइंग टू बी दिस एंड द गेमेट्स इन सेकेंड केस आर गोइंग टू बी दिस. नाउ वी नो दैट टू फाइंड आउट द F2 generation, again we can plot a Punnett square. To plot a Punnett square, एक साइड पे मैं एक पेरेंट के डालूंगी गेमेट्स, एंड ऑन द सेकेंड साइड आई पुट द गेमेट्स ऑफ सेकेंड पेरेंट. चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे. इधर से ये उठाया, इधर से ये, एंड लाइक दिस. आई एम सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी रिसेसिव. अब यहाँ पे जो होगा वो ये है स्टूडेंट्स. चलिए देखते हैं इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप. तो क्या है ये जीनोटाइप इसका जीनोटाइप है होमोजाइगस डोमिनेंट. डोमिनेंट है तो मैं इसको बोलूंगी ब्लैक कलर. तो क्या मैं यहाँ लिख दूं? यस, ब्लैक कलर. नेक्स्ट, अब मैं इन दोनों जीनोटाइप्स की बात करूं तो क्या जीनोटाइप्स है ये? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. दिस इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. फिनोटाइप क्या रहेगा इनका? फिनोटाइप इज गोइंग टू बी नाउ रोन कलर. Okay, whenever they are going to be present in heterozygous condition, they are going to show variation. Always remember. थर्ड केस की अगर बात करें कि दोनों ही रिसेसिव हैं, so we are going to call it as homozygous recessive, and इसका phenotype होगा yes white. तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ that this resembles white. Clear? Now you can write the genotypic and phenotypic ratio. एक homozygous dominant, दो heterozygous dominant, and the last one is also homozygous recessive. अब अगर इसके phenotypic ratio की बात करें तो 1 black, 2 roan and 1 white. So this is how we can solve this cross here, and we can know that जब भी heterozygous condition में present होगा हमारा, तब वो वेरिएशन शो करेगा, जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में ही
किया था। आप बैक जाके डेफिनेशन एक बार और भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा वो। द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू सी हियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो है हमारा ए बी ब्लड ग्रुपिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस क्लास में हम इसे बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, जब हम मल्टीपल एलिलिज्म करेंगे तो ये टॉपिक डिटेल में आएगा। अभी हमें जितनी जरूरत है कोडोमिनेंस समझने के लिए उतना मैं आपको बताऊंगी। ए बी ब्लड ग्रुपिंग के लिए कुछ 2-3 चीजें हैं जो हमें पहले समझनी है इसका क्रॉस देखने से पहले। पहली चीज, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल for our blood group is represented by capital I. One thing. Second thing that you have to remember is that this capital I, हमें पता है कि हर जीन जो है वो अपने कुछ अलील्स शो करता है। ब्लड ग्रुप के अलील्स जो जीन आई शो करता है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज A, second is B and the third is O. These are the 3 alleles which my gene is going to express. Another thing, the third thing that you have to remember before solving it here is, in humans a combination of 2 is present। 2 का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है इन तीनों में से। तीनों के तीनों प्रेजेंट नहीं होते किसी भी इंडिविजुअल में, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकता है। दैट वाज द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। लास्ट थिंग बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इज दैट A and B are the dominant ones and O is the recessive one. Let's move forward now and make the cross of these AB blood groups. Just a quick recap of what I already told you. There is a gene I, एक जीन है जो कि I नाम से है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे AB ब्लड ग्रुपिंग के लिए। हमें पता है कि जीन्स का काम होता है या तो प्रोटीन सिंथेसाइज करना या शुगर सिंथेसाइज करना। जीन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 alleles. One is your A, second is B and third is O. A and B are dominant, O is recessive. All are going to express, लेकिन कौन कैसे एक्सप्रेस होता है अभी हम जाके देखेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टेबल विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है टेबल। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, अभी हमने देखा कि जीन आई है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप्स के लिए। जीन आई पे 3 अलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ए, बी एंड ओ। लेकिन हम इसको डिनोट किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। अगर मुझे ए अलील को डिनोट करना है तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस, बी को करना है तो लाइक दिस, एंड इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट ओ, देयर आर 2 ways ऑफ राइटिंग इट डाउन। या तो मैं लिख सकती हूं ओ लगा के आई के ऊपर, और आई विल यूज अ लोअर केस लेटर बिकॉज इट इज रिसेसिव। सो आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ये आपको 3 चीजें याद रखनी है। अब हम इस बेस से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले केस की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट 1 से जो एक ऑफस्प्रिंग को अलील मिला है वो है IA। पेरेंट 2 से उसी ऑफस्प्रिंग को, या फिर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं, एक बच्चा है जिसको अपने फादर से मिला है ये वाला अलील और मदर से मिला है ये वाला अलील। तो अब उस बच्चे में क्या कॉम्बिनेशन होगा वो हम देख रहे हैं। नाउ द कॉम्बिनेशन विच इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द ऑफस्प्रिंग, क्या जीनोटाइप रहेगा वो है IA and IA. As I told you in the earlier discussion that जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो 2 कॉम्बिनेशंस को लेके चलेंगे।
तीसरा कॉम्बिनेशन हम नहीं लिखते यहाँ पे, हम हमेशा दो कॉम्बिनेशन को लेके ही चलते हैं। तो दो कॉम्बिनेशन वाले रूल को ध्यान रखते हुए मैंने ये यहाँ पे लिखा। नाउ व्हेनेवर स्टूडेंट्स both dominant are present, so the resultant phenotype or the expression is going to be this, which was here. जो अलील प्रेजेंट है वो ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर मैं इस केस की बात करूं जिसमें एक अलील पेरेंट से मुझे मिला वो है IA और दूसरा जो मिला वो है IB, सो इस केस में जो ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप की वो क्या होगी? नाउ क्योंकि हम कोडोमिनेंस कर रहे हैं तो अब दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। रिमेंबर दिस। सो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप A होगा या फिर B होगा। नो, द ब्लड ग्रुप इन दिस केस इज गोइंग टू बी AB. Clear? So we are going to write it like this. The blood group or the phenotype of this offspring is going to be AB. If I talk about third case here, one allele is IA, second allele is IO. This is dominant and we know this is recessive. तो अब इनका एक्सप्रेशन कैसे रहता है ऑफस्प्रिंग में, आइए देखते हैं। IA लिखा हमने, IO लिखा, है तो दोनों प्रेजेंट, लेकिन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे वो होगा A. Always remember this. Similarly, B and A both are present, so it is going to be AB. ये अब आप लिख सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। B and B are present, so simple. B is going to be the blood group of the offspring. B and O are present, so O is recessive. B is going to be expressing itself. But what about this case? When both the recessive are present, so in this case the phenotype or the blood group of the offspring is going to be O. So let me take one example here for you. In the first case, the example that I am taking here is there is a father और उस फादर के जो ब्लड ग्रुप है वो है A, लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप इज B. ये एक रैंडम केस मैंने यहाँ पे लिया है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो आप हमेशा उसे हेट्रोजाइगस लेके ही सॉल्व करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर मैं इसका जीनोटाइप लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ? अब मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ रिसेसिव को ताकि आपको दोनों चीजें ही क्लियर हो जाएंगी। इधर भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि क्या है, तो मैं यहाँ पे भी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन लेके चल रही हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें किस तरीके का ब्लड ग्रुप दिखाई पड़ता है या हमें किस तरीके का ब्लड ग्रुप मिल सकता है। इजी, लेट मी जस्ट प्लॉट इट इन अ पनेट स्क्वायर हियर सो दैट easily I'll be able to see all the possibilities. दोनों गैमीट्स यहाँ रखे मैंने एक पेरेंट के, इन दोनों को दूसरी साइड पे रखा। लेट मी सॉल्व इट हियर। Don't forget the rule that whenever we are doing a blood group, we will always take a combination of 2. Okay, so we have taken two combination here. Now, if I talk about the genotypes, so the genotypes are very much clear here that here both the alleles of A and B are present. Only B is present with a recessive one, A is present with a recessive one, and both recessive are present. But important thing that my question has asked is the phenotype कि किस तरीके के उनके blood group होंगे. So the blood group is going to be in the first case both are present. हमने देखा था कि A, B और O में से A और B डोमिनेंट होते हैं एंड O इज रिसेसिव. सो डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो इस केस में मेरे ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB.
इधर सेकेंड केस की अगर बात करें तो 1 इज प्रेजेंट विच इज डोमिनेंट, सो इस केस में ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी बी. थर्ड केस में ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ए, and in the last case wherein both are recessive the blood group is going to be O. So at a glance देखते ही मुझे यहाँ पे पता चला कि जो रिजल्ट है, जो ऑफस्प्रिंग्स मुझे मिलेंगी वो 25% ईच ब्लड ग्रुप की मिलेंगी. कैसे? 25% are going to be having a blood group of AB. Another 25% are going to be having B. Here A and here O. So the possibility of getting the blood group in the offspring is going to be 25%. Equal chances होंगे किसी भी offspring में blood group आने के, अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं. आप अपनी कंडीशन बना के देख सकते हैं, आपको सारी पॉसिबिलिटीज वहां पे मिल जाएंगी कि किस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स में ब्लड ग्रुप दिखाई दे सकते हैं. Also, there are topic-wise worksheets available. Kindly leave a comment in the comment section if you wish to avail the same. So don't forget to like, subscribe and comment below. Also hit the bell icon so that you will be notified every time I upload a new video. Thank you.